सीरीज में है। आज वो हम अध्ययन है वो करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण है वो किस प्रकार से है वो आपका यहाँ पर जो उसके एकांक आयतन में है वो ऊर्जा आती है। तो यहाँ पर देखो सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे। अब ऊर्जा ये क्या चीज यहाँ पर निकालने की जरूरत है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि आवेशित चालक की सतह पर क्या लगता है, कोई भी एक चालक गोला है, उस चालक गोले को अगर हमने आवेश दे रखा है तो आवेशित चालक गोले के सतह पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और उस बल के कारण मान लो अगर हमारे को जो चालक गोला है उसको अगर हमारे को दबाना है, संपीड़ित करना है, तो जो बल लग रहा है उस चालक सतह पर उसके विरुद्ध हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वहां पर चालक के जो उसमें अगर हम आयतन देंगे एक्स्ट्रा तो भी वहां पर आयतन उसका बढ़ाएंगे, मतलब आवेश देकर आयतन बढ़ाएंगे तब भी वहां पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और उस बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो देखो निकालेंगे कैसे यहाँ पर। तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने के लिए हम लेते हैं एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या है r, स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। इसको आवेश दे रखा है प्लस, ठीक है, प्लस आवेश इस पर क्या है, एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले तो हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस पर बल लग रहा है, कैसे लग रहा है। देखो ये गोला आवेशित गोला है, अब इसके ऊपर ऐसे प्लस है, यहाँ पूरे पर ये आवेशित है। तो प्लस के कारण कोई भी प्लस आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, किसी भी बिंदु पर लंबवत बाहर की ओर होती है कि नहीं होती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या वही है, वो बल की दिशा नहीं होगी भाई। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बल की दिशा नहीं होगी। क्या होता है, ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो इसका मतलब जो ई वेक्टर की दिशा वही किसकी दिशा, आपकी एफ वेक्टर की दिशा। इसका मतलब ई वेक्टर जिस दिशा में लगेगा उस दिशा में क्या लगेगा, आपका एफ वेक्टर लगेगा। प्लस आवेश की बात हो रही है, ठीक है। प्लस आवेश ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस साइड में विद्युत क्षेत्र होता है प्लस पर उस साइड में ही आवेश लगता है। लेकिन जो माइनस होता है, जो इस पर ऋणावेश आवेश होता है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, बल लगता है। ये आपको पॉइंट लगवाए थे। तो जैसे यहाँ पर प्लस आवेशित है, ये धनावेशित है, इस पर मतलब जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। बल लगेगा तो बाहर की ओर क्या लगेगा, दाब भी लगेगा। हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या निकाल लिया था, बल और दाब है वो निकाल लिया था। भाई बल कैसे निकालेंगे, बल निकालने के लिए हमारे को ई की आवश्यकता होती थी। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अंदर और बाहर दो क्या ले लिए, पॉइंट दे लिए, और वहां पर हमारा ई आ गया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, और किसका मान आ गया, आपका एफ का मान आ गया था। फिर हमने क्या किया था, हमें पता है कि अगर एफ आ सकता है तो दाब भी आ सकता है। और दाब कैसा आएगा, आपका दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो वहां से हमारा दाब भी मतलब जो बल है वो भी दाब है वो भी आ गया था। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक गोला है, हमें पता चल गया कि इस पर बाहर की तरफ एक दाब या बल लगता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस जो गोले आवेशित गोले को इसको हम करते हैं संपीड़ित। क्या करते हैं, इसको संपीड़ित करके इसको छोटा कर देते हैं। मान लेते हैं हमने इसको संपीड़ित किया dr, कितना संपीड़ित किया, dr संपीड़ित किया। तो ये है वो आपकी कितनी है, dr है, ठीक है। तो अब बताओ ये त्रिज्या है वो कितनी बच जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की r माइनस का dr, r माइनस dr बचेगी यहाँ पर, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस आवेशित चालक को इस पर बल ऐसे लग रहा था, ये गोला था, इस पर बाहर की तरफ बल लग रहा था। हमने उस बल के विरुद्ध क्या किया, इसको दबाया है। तो बल के विरुद्ध हमारे को क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो कुछ ना कुछ जो भी कार्य होगा वो किसमें संचित हो जाएगा, यहाँ पर एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। भाई जब भी हम बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कार्य होता है ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो जब भी किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और मतलब क्या करेंगे, वहां पर अगर मतलब विस्थापित करेंगे तो मतलब वहां पर कार्य होगा। तो यहाँ पर हम इस पर बल भी लगा रहे हैं और यहाँ पर इसको विस्थापित कर रहे हैं, छोटा हो गया ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पर कार्य होगा। और वो कार्य होगा तो वो कार्य आपका किसमें संचित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा में संचित हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर बल लग रहा है, क्योंकि कार्य निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बल इंटू विस्थापन की। विस्थापन तो हमने कितना कर दिया, dr विस्थापन कर दिया। बल कितना लग रहा है, बल भी तो देखना पड़ेगा ना। तो बल कितना लगेगा, बल उतना ही, मान लो जो इस साइड से बल लग रहा है, गोले के कारण बल लग रहा है, अगर हमने उतना ही बल लगा दिया तभी तो वो क्या होगा, संपीड़ित होगा ना। अगर ये बल ज्यादा हो गया, ये हमारा वाला कम हो गया, तो तब ये संपीड़ित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हमने बल लगाया है, ये जो आवेश चालक के कारण बल लग रहा है और जो हमने बल लगाया वो अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ पर जो कार्य हमने किया है उसमें जो बल लगा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले इस गोले के कारण कितना बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो गोले की सतह पे पहले दाब बताओ कितना है,
गोले की सतह पर दाब P बराबर क्या होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है गोले की सतह पर दाब होता है। बल कितना होगा देखो F इंटू ए, F इंटू सॉरी मतलब P इंटू ए, ठीक है। बल होगा P इंटू ए, P इंटू कैसा है भाई दाब बराबर क्या होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ये नीचे आ जाएगा तो दाब बराबर क्या हो गया बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपके पास में F बराबर कितना आएगा P का मान रखो ऊपर दे रखा है कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इनटू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल अब कैसे निकालोगे किसका लिखोगे क्षेत्रफल, तो बल किस पर लग रहा है बड़े वाला गोला ही तो क्या कर रहा है बल लगा रहा है, या बड़े वाले गोले पर ही तो हम क्या कर रहे हैं बल लगा रहे थे। इसका मतलब जो आपका बल लगेगा वो कौन से गोले पर लगेगा बड़े वाले गोले पर लगेगा। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पर किसका लिखेंगे बड़े वाले गोले का वो क्षेत्रफल लिखेंगे। अब बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्षेत्रफल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतना बल है वो कौन लगा रहा है आपका ये बड़ा वाला गोला है वो लगा रहा है। आसान था हमने निकाल लिया था ये भाई, ये हमने बस यहाँ पर ये तो एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर ऐड की है, ये बल का फॉर्मूला तो हम पहले भी निकाल चुके थे ना, वहां पर हमारे को समाकलन करना था तो उसका समाकलन करते तो वहां पर ये जो आपका क्षेत्रफल 5 लिया था तो उसका समाकलन करते थे यहाँ पर क्या था वही 4 पाई आर स्क्वायर पे, यहाँ पर हमने छोटा सा 5 लिया पूरे क्षेत्रफल में लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया बल, तो मतलब ये एक बल लग रहा है इस बल के विरुद्ध, यहाँ पर एक इस प्रकार से बल लग रहा है इस बल के विरुद्ध, अगर हमारे को इस प्रकार से हम इसको संपीड़ित करना है तो ये जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध हमारे को इस प्रकार से करना पड़ेगा ना, तभी ये क्या होगा यहाँ पर ये संपीड़न होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बल हमारे को मिल गया। अब हम निकालते हैं कि भाई किया गया कार्य संपीड़न में किया गया कार्य, तो संपीड़न में किया गया कार्य देखो कितना होगा संपीड़न में किया गया कार्य हो जाएगा आपका dw, क्योंकि हमने क्या किया इसको dr संपीड़ित किया ना, तो इसका मतलब जो आपका कार्य होगा वो भी कितना होगा dw होगा। तो dw बराबर f इंटू कितना हो जाएगा बल इंटू विस्थापन होता है, बल तो आपका f लग रहा है और विस्थापन कितना लगेगा कितना हो जाएगा आपका dr विस्थापन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा dw बराबर f का मान रख दो कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इनटू dr, ठीक है। तो ये आ गया आपका अभी कार्य आया है, लेकिन पूरा कार्य थोड़ा है तो संपूर्ण कार्य निकालो यहाँ पर। संपूर्ण एक भूल गए क्या, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू dr। अब संपूर्ण कार्य तो संपूर्ण कार्य के लिए देखो क्या होगा dw, इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा इसका समाकलन किया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट 4 पाई आर स्क्वायर dr। अब एक बात यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा चीज है कि आपका आयतन मतलब dv बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr के, ठीक है। कैसे हुआ कोई बता सकता है कि dv है वो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr के बराबर कैसे हुआ। आयतन होता क्या है ऐसा पत्ती में आयतन का मात्रा क्या होता है मीटर क्यूब मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। मतलब मीटर मतलब लंबाई चौड़ाई आती है ना। ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर क्या है क्षेत्रफल, तो इसका मात्रा क्या हुआ मीटर स्क्वायर इंटू dr क्या है विस्थापन है, मतलब विस्थापन है तो मतलब दूरी है ना, यहाँ पर लंबाई है चौड़ाई जो भी बात हो रही है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब विस्थापन है तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया आपका मीटर क्यूब हो गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि dv बराबर क्या हो सकता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो यहाँ से आपने इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख दिया dv लिख दिया, तो ये आपका आ गया w बराबर कितना आ गया यहाँ से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट तो बाहर आ जाएगा और समाकलन किसका हो जाएगा dv का हो जाएगा। ये तो आ गया आपका संपूर्ण कार्य, लेकिन हमारे कार्य कौन सा निकालना है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो एकांक आयतन में ऊर्जा या कार्य, तो यहाँ पर लिखेंगे एकांक आयतन में, तो जब भी नाम आ जाए एकांक और कौन है एकांक आयतन है इसका मतलब dv है जो आपका वो क्या नीचे आएगा ना यहाँ पर। तो एकांक आयतन में ऊर्जा
एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इस 4πr² की जगह हम क्या रख सकते हैं, इनटू करके क्या रख सकते हैं, dv रख सकते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे हम, dv का भाई एकांक आयतन में निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, या तो dv को नीचे भेज दो या दोनों साइड में क्या कर दो, यहाँ पर dv का भाग दे दो। तो जब आप dv का भाग दोगे तो क्या आएगा, dw/dv बराबर क्या आ जाएगा, σ²/2ε0। आगे यहाँ पर इसका मतलब जो आपका dw/dv ये क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा है ना यहाँ पर भाई, ये dv क्या है आपका एकांक आयतन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये dw ये क्या आपकी ऊर्जा है, ठीक है, एकांक आयतन में है तो यहाँ पर dw लिखेंगे। तो ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, करते हैं या u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका σ²/2ε0, ठीक है। और यहाँ से u बराबर σ² को क्या लिख सकते हो, आपके पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि E बराबर क्या होता है, σ/ε0। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E/ε0। तो उसका मान रख दो यहाँ पर कितना होगा, E²ε0 का स्क्वायर/2ε0। मतलब u बराबर आ गया आपके पास में हाफ ε0 से एक ε0 कैंसिल हो गया, हाफ E/ε0 और E², ये आ गया। तो ये देखो आपका जो दाब है उसी के सेम आ रहा है, देखो यहाँ पर P बराबर σ²/2ε0 और यहाँ पर भी U बराबर कितना आ रहा है, σ²/2ε0। तो कहने का मतलब हमारे को निकालनी थी एकांक आयतन में ऊर्जा। तो ऊर्जा निकालने के लिए पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा ना। तो कार्य करेंगे, किसके विरुद्ध कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर चाहे सैंपलिंग करो, चाहे इसका मतलब इसको विस्तारित करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी कार्य होगा, तभी ऊर्जा मिलेगी। तो हमने यहाँ पर इसको सैंपलित कर दिया। अब जब भी सैंपलित करते हैं तो इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और वो बल लगेगा तो हम उसका बल का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था वहां पर। तो ये बल का मान आपका आ गया था। फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, जो 4πr² × dr है उसको क्या मान दिया हमने, क्या है वो हमारा dv है। तो ये dv लिख दिया हमने यहाँ पर इसकी जगह। और हमारे को संपूर्ण कार्य चाहिए तो हम इसका पूरे का समाकलन कर देंगे। और अगर हमारे एकांक आयतन में ऊर्जा चाहिए तो एकांक आयतन में ऊर्जा चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो आपका आयतन होगा वो एकांक होगा, तो मतलब बट्टा में आएगा ना नीचे, तो ये dv हो जाएगा। और इसको पूरे ये क्या हो गया आपका एकांक आयतन में ऊर्जा, मतलब ये क्या हो गया आपका u हो गया, और ये आ गया आपका u का मान है यहाँ पे ε0 E²। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। अब देखो हमारा अगला टॉपिक रहेगा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। अगला टॉपिक हमारा साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो उसका संतुलन कैसा होता है देखो। तो मान लो ये हमारे पास में एक साबुन का बुलबुला है जो सतह पर बन रहा है। ये बुलबुला है वो आवेशित है, ठीक है। किसी प्रकार से मान लो कहने मतलब क्या हो गया, ये आवेशित है, इस पर आवेश है। ये इसकी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन के बुलबुले पर क्या लगता है, एक दाब आधिक्य लगता है। उसी वजह से तो वो संतुलन में रहता है ना। तो एक दाब आधिक्य लगता है, और वो दाब आधिक्य कितना होता है, कितना होता है 40/r होता है। कितना होता है 40/r, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ा है ना। तो उस समय तो मैंने बोला था कि आपको अच्छे से वो अध्ययन करना है। 11th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप मिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इससे पहले वाला भी जो आया था उसके अंदर सदिश आया था ना। तो कुछ बच्चों के सदिश में प्रॉब्लम है कि ये परिणामी कैसे निकालते हैं। तो सदिश चैप्टर आपको अच्छे से 11th क्लास के अंदर अध्ययन करना था। यहाँ पर भी आ गया साबुन के आवेशित बुलबुले के। अब आपको तो अभी तक पता ही नहीं होगा कि दाब आदि के क्या हो, भूल चुके हो, पढ़े ही नहीं कभी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको 11th क्लास के भी बुक्स है उनको आपको पढ़ते जाना है अभी, ठीक है। तो आपकी आसानी रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, साबुन के बुलबुले पर दाब आदि के नीचे की तरफ कितना लगता है आपका 40 कितना लगता है r लगता है ना, ठीक है। तो दाब आदि के लगता है आपका 40/r। और इससे क्योंकि कोई भी वस्तु आवेशित है, वो आवेशित वस्तु पर जो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है आपका, प्लस आवेशित बल लगेगा, वो आपका ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा ना यहाँ पर। इसका मतलब इस दाब आदि को संतुलित कौन करेगा, जो हमारे द्वारा बल लग रहा है वो संतुलित करेगा, मतलब आवेशित चालक के कारण जो बल लग रहा है यहाँ पर। तो पहले तो लिखते हैं कि साबुन का दाब आदि तो साबुन का जो दाब आदि वो कितना होगा आपका
पी एक्सटर्नल ये तो बताया गया भाई, जब संतुलन की अवस्था होगी तब जो पी एक्सटर्नल रहेगा तो वो किसके बराबर रहेगा 40/r। और अगर ये तो भाई हमने देख लिया था यहाँ पर कि भाई पी एक्स टी बराबर दाब आदि के आगे आपका 40/r आ गया। अब संतुलन की अवस्था रहेगी, मतलब ये जो आवेशित बुलबुला है वो नीचे की तरफ ही ना, ऐसे इस तरफ ही ना हो भाई। आवेशित बुलबुला है तब भी अपनी जगह पर रहेगा ना, इसके लिए मतलब नीचे जो दाब आदि के लग रहा है उतना ही आपका ऊपर अगर क्या लगेगा, दाब लग जाएगा जो, तो इसका मतलब जो आपका क्या हो जाएगी, साबुन का बुलबुला किस में आ जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। और वही तो हमारे को करना है कि साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन करना है। तो इस प्लस आवेश के कारण जो ऊपर की तरफ जो दाब लग रहा है, दाब लगता है ना वहां पर, क्योंकि ऊपर की तरफ बल लगेगा तो दाब लगेगा। तो ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है, सॉरी दाब लग रहा है, वो अगर नीचे वाले दाब आदि के बराबर होगी तो संतुलन की अवस्था में साबुन का आवेशित बुलबुला आ जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या लिखोगे कि आवेशित बुलबुले पर दाब कितना होता है, P बराबर कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पर। अब लिखोगे कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, देखो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा P बराबर किसका हो जाएगा, PEXT के बराबर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो यहाँ पर कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 40/r। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला इंपोर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। यहाँ पर टी आपको पता है ना, टी क्या होता है, टी क्या होता है आपका पृष्ठ तनाव होता है ना, आपका टेंशन होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आर तो त्रिज्या हो ही गई और फोर तो एक संख्या है। ठीक है, तो ये आगे आपके पास में साबुन के जो बुलबुले है उसके संतुलन की अवस्था का ये एक फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ से अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे को बोल दिया कि साबुन के बुलबुले और संतुलन की अवस्था में है तो उसकी त्रिज्या को ज्ञात करो। अगर आपको दे दिया प्रश्न इतना लग रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 और सिग्मा दे दिया, तब आप किस प्रकार से वो आर निकालोगे। तो आर के बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से आर बराबर क्या होगा, आर को इस साइड में ऊपर ले जाओ तो आपका ये 2 एप्सिलॉन नॉट उस साइड में मतलब कितना हो गया 8, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ऊपर क्या है टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर आ गया यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, और ये आ गया आपकी त्रिज्या आर आ गई। ठीक है, अब आपको और क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं। तो टी कैसे निकालोगे आप, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से टी सिग्मा स्क्वायर को ऊपर भेज दो तो आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट ये क्या आ गया आपका टी आ गया। अब मान लो आपको क्यों पूछ लेके यहाँ पर ये साबुन का आवेश बुलबुला अगर संतुलन की अवस्था में है तो इस पर आवेश ज्ञात करो। तो आवेश ज्ञात करने के लिए आवेश कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन S होता है नहीं होता है, Q अपॉन कितना हो जाएगा S। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आपका Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा सिग्मा S। तो यहाँ पर देखो सिग्मा का मान निकालो पहले कितना आएगा, इस वाले से निकाल लो सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर ये 2 एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी, और नीचे क्या रहेगा आपका आर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा √8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, इसका मान इसमें रख दो तो Q बराबर आ जाएगा आपका √8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर इंटू एस, ये क्या आ गया आपका Q। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर तो आप आसानी से कर ही सकते हो भाई। आपको पता है सिग्मा बराबर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण है, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा बराबर आ गया Q अपॉन S। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे तो ये सारे फॉर्मूला आप आसानी से कर सकते हो, और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, और ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आवेश से वो कैसे निकालेंगे, तो आवेश निकालने के लिए हमारे को सिग्मा बराबर Q अपॉन S की आवश्यकता होगी। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस के नियम और गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, वो उसका अध्ययन है वो हमने कर लिया था। ठीक है, गाउस का क्या नियम है, कोई भी एक बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, ठीक है, इस बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का क्या होगा 1/ε0 गुणा होगा, ये तो बोला गया है। गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि आवेश है वो जो विद्युत फ्लक्स है वो किस पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश की कौन सी स्थिति है या फिर गाउसी पृष्ठ की किस प्रकार से गाउसी पृष्ठ बनाया है। बाहर का जो आवेश होगा वो क्या नहीं करेगा आपका
विद्युत फ्लक्स में कोई भी भागीदारी निभाएगा, क्योंकि जो आपका आवेश आया वो वापस, मतलब जो आपका विद्युत फ्लक्स आया वो वापस बाहर निकल गया यहाँ पर। अब बताओ मेरे को कि जो आपका निर्गत फ्लक्स है उसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे या माइनस से प्रदर्शित करेंगे। निर्गत मतलब फ्लक्स निकल रहा है तो उसको प्लस से लिखेंगे या माइनस से लिखेंगे। तो निकल रहा है, इसका मतलब निकलते दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण बाहर निकलता है, प्लस के कारण। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है ना। तो इसका मतलब अगर विद्युत फ्लक्स निर्गित हो रहा है मतलब बाहर निकल रहा है, मतलब प्लस के कारण भी तो बाहर निकलता है विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है। तो इसका मतलब जो आपका निर्गित फ्लक्स है वो क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे। और अगर आपका प्लस आगत है, मतलब आ रहा है फ्लक्स, ठीक है, तो इसका मतलब इनकमिंग है, तो फिर आप क्या लोगे वहां पर, अगर विद्युत फ्लक्स आ रहा है तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण आता है, तो वो आता है माइनस के कारण। इसलिए वहां पर वो हम क्या लेंगे, जो आने वाला है या आगत जो फ्लक्स है उसको क्या लेंगे, हम माइनस से लेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ दिए थे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, एक भाई अनंत लंबाई का या फिर एक एल लंबाई का आवेशित रेखीय आपका चालक तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी किसी भी बिंदु पर, क्योंकि हमारे को वहां पर एक पूरा चालक दे दिया, उस पर आवेश है, तो हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पर आवेश निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर आवेश है कितना। आवेश निकालने के पश्चात हमारे को क्या करना पड़ेगा वहां पर, फिर हम करेंगे जो गाउस का नियम है वो लगाया वो करेंगे, तो भाई उसे जो हमें दिया गया है उसके अंदर वो कितना आवेश है, मतलब फ्लक्स है। फिर हमारे पास में जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे, और इस प्रकार से वो हमें वहां पर जो रेखीय आवेश के कारण या फिर जो हमारे एल लंबाई का आवेश जो आपका चालक तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेती। फिर उसके बाद में खोखले चालक गोले के कारण हो गया था, ठीक है, उसके कारण भी 3 पॉइंट चालक, जब भी गोले की बात हो रही 3 पॉइंट देने हैं, एक तो अंदर हो गया, एक बाहर हो गया, एक सतह पर हो गया, ठीक है। जब भी आवेश नहीं होगा इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। फिर हमने देख लिया था भाई कोई एक हमारे पास में आवेशित चालक प्लेट है, तो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जो आया था हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एच चालक प्लेट के कारण कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने एच चालक गोले के कारण निकाला, जब भी एच चालक के बाद है इसका मतलब आवेश अंदर भी रहेगा, इसका मतलब वहां पर आवेश अंदर रहेगा, तो वहां पर हम आयतन आवेश वितरण का प्रयोग करेंगे। तो बिंदु बाहर था, सतह पर था, वो तो हमने आसानी से कर लिया था वहां पर क्षेत्रफल 5 वगैरह वो गाउसी पृष्ठ बना के। लेकिन जब अंदर होता है तब हमारे को वहां पर जो आवेश है वो कौन सा लेना पड़ता है, जो छोटे वाले गोले के अंदर वो आवेश लेना पड़ता है। तो हमें वहां पर छोटे वाले गोले के लिए आवेश क्या मानना पड़ता है, क्यू डैश है वो मानना पड़ता है। फिर वहां पर हम क्या निकालते हैं, रो निकालते हैं, और मतलब घनत्व निकालते हैं। फिर घनत्व का मान है जो हमारे रियल में जो शुरुआत में था वो हम रख लेते हैं वहां पर, तो हमारा क्यू डैश का मान आ जाता है। और क्यू डैश का मान आ गया तो फिर फाई का जो गाउस के नियम से उस फाई का मान आ गया, और जो दूसरे फॉर्मूले से फाई बराबर है ईडीएस कोस थीटा, उससे मान हमारे आ जाएगा। दोनों फाइयों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। फिर हम निकालता आवेशित चालक की सतह पर भाई कितना है वो बल लगता है, तो बल निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट दिए थे। एक पॉइंट तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, एक पर हमारे को मिली थी वो कितनी मिलेगी 2e की बराबर मिली। और बाहर वाले पर जो बाहर वाला मतलब जो आपकी आवेशित चालक की सतह पर ही है वो आपका क्या था, बिंदु था। तो आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर वाले बिंदु पर एक तो E1 और E2 दोनों एक दिशा में थे, इसका मतलब 2e होगी, और फिर वहां पर हमने उसको मान निकाल लिया था वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से वो, और ये हमने आज वो कर लिया। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसके कुछ है वो 2-3 उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो बाकी के जो उदाहरण है वो जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर है वो करवा दिए।